हेलो एवरीवन। आज की जो क्लास होने वाली है वो फर्स्ट क्लास है मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिक चैप्टर। और ये जो चैप्टर है वो 12th क्लास की चैप्टर है, जिसमें आज बतलाएंगे मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म से रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स, इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आज टॉपिक जो इसमें आने वाला है मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स से रिलेटेड, उसमें क्या क्या होने वाली है, क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं, वो आज का टॉपिक। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि मैग्नेटिक फील्ड का क्या है, ये कैसे जनरेट होता है, कैसे इसके बारे में स्टोरी आई, इन सब चीज। फिर आएगा और स्टेट डिस्कवरी, मैग्नेटिक फोर्स और मूविंग चार्ज, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। यानी इन चार टॉपिक को आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो कंडीशन है मैग्नेटिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये वर्षों पुराना है और दोनों के बारे में पहले से ही लोग जानते हैं। लेकिन आगे चल करके ये देखा गया कि मैग्नेटिक जो फील्ड है वो इलेक्ट्रिक करंट से रिलेट होता है। क्योंकि यहाँ पे दो बातें बताने वाले हैं। एक बात बताएंगे जो स्टेट से रिलेटेड, जिन्होंने इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड बताए कि करंट जब पास होती है तो उसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है। यानी यदि इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है तो उसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो आगे चल करके माइकल फैराडे ने दिखाया कि मैग्नेटिक फील्ड से करंट। तो मेन जो कंडीशन है वो मैग्नेटिक फील्ड से। तो सबसे पहले मैं बता दूं मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज से कंडीशन। तो देखिए सबसे पहले बता दूं कि यदि कोई चार्ज रेस्ट है, ये चार्ज है Q और ये चार्ज क्या है, तो एट रेस्ट, ठीक है, ये रेस्ट में, तो ये अपने सराउंडिंग ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करें, ठीक है। और यही चार्ज क्यू जो है वो यदि मोशन में आ जाए, ठीक है, और वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी से, भी कैसा, इसका कांस्टेंट है, मतलब नाइदर एक्सेलरेशन नॉर रिटार्डेशन। तो इस केस में ये इलेक्ट्रिक जो चार्ज है अपने सराउंडिंग, ये बोथ, ठीक है, क्या चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यहां पर मैग्नेट, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए यही चार्ज जो Q है मोशन करेगा किससे, एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है, मोशन होगा एक्सेलरेशन के साथ। तो ये जो है अपने सराउंडिंग, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी विथ एनर्जी होगी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड विथ एनर्जी, या तो रेडिएशन एनर्जी, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इस तरीके से होता है। अब देखो आगे, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड देखिए होता है एक स्पेस है जो किसी मैग्नेट के सराउंडिंग होता है, या तो कोई करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग, या तो फिर किसी मूविंग चार्ज के सराउंडिंग होता है। उसके अंडर यदि कोई आप मैग्नेटिक नीडल लाते हैं, या तो फिर कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस लाते हैं जैसे आयरन, इस सब को लाते हैं, तो वो जो है से एक प्रकार के फोर्स का फील करता है। यानी वही स्पेस क्या है, मैग्नेटिक, ठीक है। यानी देखिए ये रीजन ऑफ स्पेस नियर ए मैग्नेट, इलेक्ट्रिक करंट और मूविंग चार्ज पार्टिकल इन which magnetic effects are exerted on any other magnet, या फिर इलेक्ट्रिक करंट, या फिर और मूविंग चार्ज पार्टिकल।
इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, या तो मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड। यानी मैग्नेटिक फील्ड को नेम जो दिया गया है, या तो इसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी बोल सकते हैं, या फिर इसको मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोल, या फिर मैग्नेटिक फील्ड बोल। तो ये एक प्रकार का स्पेस है, मतलब रीजन स्पेस है, ठीक है, जो किसी मैग्नेट के सराउंडिंग होगा, या तो मूविंग चार्ज के सराउंडिंग होगा, या तो करंट कैरिंग वायर के सराउंडिंग होगा। और उसका क्या कंडीशन है कि वो फोर्स फील कराएगा, एक मैग्नेटिक इफेक्ट देगा इसको, उसके अंडर में, स्पेस में, यदि अदर कोई मैग्नेट लाते हैं, या तो करंट कैरिंग वायर लाते हैं, या फिर चार्ज को लाते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि मैग्नेटिक जो रिप्रेजेंट होती है, ये बी से हो, जो एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, जो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो, इस मैग्नेटिक फील्ड की जो एसआई यूनिट होती है, वो टेस्ला होती है। एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट टेस्ला, ठीक है। और यहां पे मैं बात करूं, 1 टेस्ला जो है वो क्या है, ठीक है। तो 1 टेस्ला जो है 1 न्यूटन, ठीक है, पर एम्पियर मीटर, या फिर इसी को बोलते हैं 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। और 1 टेस्ला इज इक्वल टू होता है 10⁴ गॉस होता है। और ये जो गॉस है, ये है जो क्या है, सीजीएस यूनिट। कैसा है, तो सीजीएस, यानी 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉस, यानी ये क्या है, सीजीएस, ठीक है। अब देखिए यहां पर नेक्स्ट, इसके बाद इसमें आते हैं, इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे हो। तो सबसे पहले यहां पे मैं बता दूं कि मैग्नेट है तो उसके सराउंडिंग तो मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन यदि कोई मूविंग चार्ज फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट, तो अपने सराउंडिंग क्या क्या करने वाले हैं, सो देखिए। देखिए यहां पे सपोज कर लीजिए ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। यहां पर क्या है, चार्ज है क्यू, और ये भी क्या है, रेस्ट में, और क्यू भी क्या चीज है, रेस्ट में। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो चार्ज है क्यू, वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में मोशन में नहीं है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में मोशन में नहीं है। तो उस केस में क्या होगा, ये अपने सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की क्रिएट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। दूसरी बात पे आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे जीरो, यानी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। तो इस केस में यदि फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में जो चार्ज है वो रेस्ट में है, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड। अदरवाइज, अदर तरीके से, ये है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यहाँ पे चार्ज रखें, और ये चार्ज मोशन करने लगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट, ये यहाँ पर मोशन में आ गया v वेलोसिटी से, और ये क्या चीज में, रेस्ट में, ठीक है। तो क्या है, चार्ज q जो है वो तो मोशन में है ही, फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट। तो यदि मोशन में आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा ही होगा, बट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, मतलब जीरो नहीं, डज नॉट इक्वल टू। अब बातें आगे करूं, ये देखो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और यहां से ऐसे ये चार्ज क्यू, ये अगर फ्रेम जाने लगा वेलोसिटी से, और ये चार्ज क्या चीज में, रेस्ट में, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, v वेलोसिटी से जब जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट इक्वल टू जी, यानी मोशन में ही है, इस वजह से v डज नॉट इक्वल टू जी, यानी मैग्नेटिक फील्ड जीरो
नहीं है फील्ड भी। अब देखो आता है, यदि आप ऐसे क्रॉस कर, इसका मतलब होता है, देखिए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इस तरह से क्रॉस क्रॉस कर देने का मतलब हुआ कि ये जो बता रहा है बी परपेंडिकुलर टू प्लेन इनवर्ड, यानी यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लेन पे परपेंडिकुलर है और इनवर्ड। यदि करंट की बात करते यदि, तो करंट भी इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और कैसा है, इनवर्ड। और यही यदि इस तरीके से डॉट, ठीक है, तो यहाँ पे डॉट दे दिया मैंने, तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी, बहुत सारे डॉट, ठीक है, ये डॉट दे दिया गया। अब यहाँ पर ले लूं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो परपेंडिकुलर टू प्लेन कैसा होगा, आउटवर्ड, कैसा होगा, आउटवर्ड। तो प्लेन के परपेंडिकुलरली इनवर्ड, प्लेन के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, ये बातें, ठीक है, तो ये चीजें समझ। अब देखो आगे बढ़ो, और करंट की भी बात करूंगा तो वही होगा, प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। यदि ऐसा डाउट करें तो करंट डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो आते हैं और स्टेट्स डिस्कवर, और स्टेट ने क्या डिस्कवर, तो सबसे पहले मैं बता दूं और स्टेट ने डिस्कवरी कि देखिए एक्चुअली में मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, मैग्नेट के बारे में बहुत पहले, आज से 2000 ईयर पहले ही जो है से पता चल गया था कि मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन 1820 में और स्टेट ने ये डिस्कवरी किए कि जो करंट कैरिंग वायर होती है वो अपने सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, जनरेट करती है, क्रिएट, या तो कोई मूविंग चार्ज अपने सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर। देखिए होता क्या है, सपोज कीजिए ये वायर, कंडक्टर वायर, और इस वायर में करंट पास कर, और यहां पर एक मैग्नेटिक निडल ऐसे, तो एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ। यदि किसी मैग्नेट को फ्री सस्पेंड कर दोगे, वहां और कुछ नहीं रहेगा, फ्री सस्पेंड कर दोगे, वहां पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, तो वो ऑलवेज नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा। लेकिन जैसी करंट दिया गया, जैसी करंट इससे पास करवाया गया, तो देखा गया कि नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में जो स्टे कर रहा था, उसका स्टे करने का पोजीशन बदल गया, डिफ्लेक्ट हो गया। कब, जब यहाँ पर करंट वायर को लगाए, है ना, वायर को लगाए और करंट पास करवाए तब, या फिर इस वायर को हटाकर यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज को मोशन करवाए, इलेक्ट्रिक चार्ज को मूव करवाए, तो उस केस में मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट, ठीक है, यानी मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो गया, यानी वहां पे मैग्नेटिक फोर्स लगा। तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा कब, जब मैग्नेटिक फील्ड होगा तब। इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है कब, जब इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो मैग्नेटिक फोर्स तभी लग रहा है जब वो अपने सराउंड मैग्नेटिक फील्ड, है ना, एक है। तो यही और स्टेट सो दैट, है ना, द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टिंग वायर डिफ्लेक्ट्स द मैग्नेटिक नीडल हेल्ड नियर द वायर। और ये कब, 1820, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसमें उन्होंने और क्या किया, करंट को इंक्रीज करके देखो, डिफ्लेक्शन इंक्रीज कर, करंट को डिक्रीज करके डिफ्लेक्शन डिक्रीज कर, करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करके देखो, डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन रिवर्स हो गया। यदि करंट को जीरो कर दिए तो डिफ्लेक्शन जीरो, फिर वही नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में मैग्नेटिक करंट आकर स्टे कर गया, ठीक है। आगे देखिए तो इनका क्या कैसे, when the direction of current
conductor is reversed, then the deflection of magnetic needle is also reversed. तो अभी मैं ठीक है on increasing the current conductor or है ना bringing the needle closer to the conductor, या तो यहाँ पर देखिए करंट जो आई है इसको इंक्रीज किया गया, या तो ये जो निडिल है इस निडिल को नजदीक लाया, या तो नजदीक लाया गया तब डिफ्लेक्शन बढ़ा। इसका मतलब है कि वायर की तरफ जाएंगे करंट वायर की तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है तभी डिफ्लेक्शन इंक्रीज है, या तो करंट इंक्रीज कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहा है यानी डिफ्लेक्शन। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड मतलब यहाँ पे द डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या तो करंट को इंक्रीज कीजिए या तो मैग्नेटिक नीडल को नियरेस्ट और नियर और लाइन क्लोजर लाइन। अब देखो आगे बातें आती है और स्टेट डिस्कवर्ड ये मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए कंडक्टर कैरिंग, है ना, अराउंड ए कंडक्टर कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट, है ना, अदर रिलेटेड फैक्ट्स आर एज फॉलोज। तो यहाँ पे अब देखिए क्या क्या जो है डिस्कवर्ड हुआ कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड के लिए बातें वो देखिए। ये मैग्नेट एट रेस्ट प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट while an electric charge at rest produce an electric field। मतलब कोई मैग्नेट है और उस मैग्नेट की सराउंडिंग की बात करूं या अराउंड की बात करूं तो उनका कहना ऐसा है कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट है, मैग्नेटिक फील्ड। और कोई यदि रेस्ट में चार्ज है तो मैंने बता रखा है कि कोई भी चार्ज रेस्ट में है तो अपने सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अराउंड। अब देखो ये करंट कंडक्टर हैज ए मैग्नेटिक फील्ड एंड नोट एन इलेक्ट्रिक अराउंड इट। देखिए ये करंट कंडक्टर है, ठीक है, हैज ए मैग्नेटिक फील्ड एंड नोट एन इलेक्ट्रिक अराउंड इट। ऑन द अदर हैंड ये चार्ज मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी हैज एन इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। देखिए सपोज ये कंडक्टर वायर, इस कंडक्टर वायर से यदि करंट पास हो, ठीक है, तो अपने सराउंडिंग ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड होता है नॉट मैग्नेटिक, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड होता है नॉट इलेक्ट्रिक। तो यहाँ पे कैसे सोचो ये जो है से करंट पास हो रहा है, इसके बगल में एक चार्ज मैंने, तो चार्ज रेस्ट में ये वाला और ये करंट पास हो, तो यहां पर रेस्ट में जब चार्ज रखे थे और इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो इस पे फोर्स लगना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड यदि होता, लेकिन चार्ज जो है जैसे रखे वैसे ही रखा। इसका मतलब है यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगा, मतलब इस कंडक्टर वायर के सराउंडिंग इलेक्ट्रिक। यदि इसी चार्ज पार्टिकल को मैं इसके पैरेलल v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट, तो जैसे देखा गया कि v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं तो ये जो चार्ज पार्टिकल है ये इधर डिफ्लेक्ट वायर के, इसका मतलब है कि कोई फोर्स लगा रहा है और वहां पर तो इलेक्ट्रिक है नहीं। इलेक्ट्रिक होता तो रेस्ट टाइम में, लेकिन इलेक्ट्रिक है नहीं, इलेक्ट्रिक आता तो लगता पहले भी, लेकिन अभी लग रहा ड्यूरिंग मोशन चार्ज पार्टिकल, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अदर कौन है, मैग्नेटिक है, यानी मदर अदर कौन है, मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगा। तो यहाँ पर और भी बातें कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज जब फ्लो करता है इसमें, इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करता है पॉजिटिव उसके अपोजिट डायरेक्शन में मतलब होगा, तो उस केस में एक स्मॉल एलिमेंट ले वायर का, तो जितना एक साइड में नेगेटिव होगा उतना वो वहीं पर उसके दूसरे साइड में क्या होगा उस एलिमेंट का पॉजिटिव हो, तो ओवरऑल क्या होगा न्यूट्रल हो जाएगा। और जब न्यूट्रल हो जाएगा तो अपने सराउंडिंग को इलेक्ट्रिक फील्ड देगा नहीं क्योंकि चार्ज न्यूट्रल होगा, ये बात है। लेकिन वही यदि मैं बात करूं यहाँ पर
कि कोई मूविंग चार्ज है, यदि ये मोशन कर रहा है तो अपने सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा और मैग्नेटिक भी जनरेट करेगा, यही बोला गया। अब देखो, ऑल ओसिलेटिंग और एन एक्सेलरेटेड चार्ज प्रोड्यूस EM waves यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आल्सो इन एडिशन टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक। यानी देखिए, कोई भी चार्ज यदि एक्सेलरेट होगा या रिटार्ड होगा या ऑसिलेट करेगा, यानी वेरिएबल वेलोसिटी से मोशन, तो उस केस में वो अपने सराउंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा, और साथ ही साथ वो रेडिएशन एनर्जी देगा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एनर्जी से। तो ये चीजें इनका एक्सपेरिमेंट। अब देखो आगे बातें आती है जिसका नेम है मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज। यानी मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स। अभी जस्ट मैंने बताया, देखिए चार्ज जो पार्टिकल है वो मोशन किया और यहाँ पे वायर के सराउंडिंग जो मैग्नेटिक फील्ड था उस पे फोर्स लगाया, और वो जो फोर्स लगता है उसकी जो अमाउंट होती है वो देखा गया। ठीक है, क्या देखा गया, कैसे देखा गया, इसके बारे में अभी डिस्कस करें। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर एक चार्ज जो प्लस क्यू है, इधर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड बी है, और इसको इस डायरेक्शन में भी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया गया, कितना एंगल पे, थीटा एंगल। तो जैसे ही थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया तो इस पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है, और ये मैग्नेटिक फोर्स इस तरफ शो करता है जो डिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग शो। कि डिफ्लेक्शन जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसी डायरेक्शन में उसकी मैग्नेटिक फील्ड हो, उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स हो। यानी अपवर्ड जो है डिफ्लेक्शन हो रहा है, अपवर्ड फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो ये देखने को मिला यहाँ पर कि यदि ये देखो, इधर मान लेता हूं x है, इधर मान लेता हूं y है, और इधर मान लेता हूं z। तो यदि आप देख रहे हैं कि x एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक और x और z प्लेन में आपने वेलोसिटी प्रोवाइड किया, तो डिफ्लेक्शन हुआ y एक्सिस में। यानी डिफ्लेक्शन जो हो रहा है जिस प्लेन में इलेक्ट्रिक सॉरी मैग्नेटिक फील्ड है और वेलोसिटी है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन। ठीक है, ऐसा। तो सबसे पहले यहाँ पे बता दूं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स सॉरी मैग्नेटिक फोर्स है वो वैरीज है किसका, अमाउंट ऑफ चार्ज का। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। मतलब अमाउंट जो है चार्ज का उसको बढ़ा के देखा गया तो डिफ्लेक्शन बढ़ गया, यानी डिफ्लेक्शन बढ़ गया इसका मतलब फोर्स बढ़ गई। सेकेंड में आया, यहां पर देखिए वेलोसिटी लिया, यानी एफ वैरीज ही, प्रोजेक्शन वेलोसिटी को बढ़ा दिए, डिफ्लेक्शन बढ़ गया मतलब फोर्स बढ़ गया। इसके बाद देखिए फोर्स वैरीज बी, यानी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टिव फोर्स। ठीक है, एफ वैरीज, ये क्या आ गया, साइन थीटा आ गया इक्वेशन। अब सभी को क्या करेंगे, कंबाइंड करेंगे, तो यहां पर सबको कंबाइंड, यहां लिखूंगा फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड, हो गया ऐसा। तो कंबाइंड कर देंगे जल्दी, तो ये क्या आएगा, एफ वैरीज यू भी साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्यू भी साइन थीटा, वैरीज को हटाएंगे कांस्टेंट लाएंगे और यहाँ पे वो कांस्टेंट 1 है, यानी एफ इज इक्वल टू 1 रहेगा, तो ये होगा क्यू भी साइन थीटा। तो ये माइंड में रखना है कि जो मैग्नेटिक फोर्स होती है मूविंग चार्ज पे, जिसका फॉर्मूला क्यू भी साइन थीटा होता है। ठीक है, क्यू भी साइन थीटा होता है। और यहां पे ये मैं बता दूं कि एफ इज इक्वल टू
ये जो है क्यू बाहर करनी, भी साइन थीटा, भी वेलोसिटी वेक्टर है, भी मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है और एंगल थीटा है। यदि साइन थीटा के साथ आएगा तो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, और यदि कॉस थीटा के आता कंडीशन तो होता डॉट प्रोडक्ट। तो यहाँ साइन थीटा का है तो क्या लिखोगे, यहाँ पर भी क्रॉस बी, यानी मैग्नेटिक फोर्स F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी हुआ, यानी ये फॉर्मूला मूविंग चार्ज पे लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड में यदि कोई चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है या तो v वेलोसिटी से उसको प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो उस पे जो फोर्स होगा ये फॉर्मूला, यानी इतना फोर्स लगेगा। या तो ऐसे बोल सकते हो, यहां पर जो भी और ये साइन थीटा है इसको ऐसे लिख सकते हो, F इज इक्वल टू क्यू, और ये आ जाएगा भी साइन थीटा और ये आएगा, यानी F इज इक्वल टू क्यू और भी जो है वो परपेंडिकुलर होगा, यानी भी साइन थीटा जो है परपेंडिकुलर वेलोसिटी होगा। किसके परपेंडिकुलर, तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा तो इसका कंपोनेंट इधर तोड़ोगे तो कॉस थीटा, इसका परपेंडिकुलर तोड़ोगे तो भी साइन थीटा। यानी हमेशा याद रखना कि यदि आप मैग्नेटिक फोर्स निकालने जा रहे हैं तो चार्ज की जानकारी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर वेलोसिटी की जानकारी होनी चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड की जानकारी। अच्छा, अब यहां पर देखिए डायरेक्शन से, तो यहां पर सपोज कीजिए ये प्लस क्यू चार्ज है, वेलोसिटी पहले तो बी है ये मैग्नेटिक, और इस डायरेक्शन में भी वेलोसिटी है और ये थीटा है। तो यदि आप F इज इक्वल टू लेंगे तो Q इंटू V क्रॉस बी, ये बेसिक फॉर्मूला है ना, है ऐसा, तो किधर जाएगा, क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, स्क्रू रूल लगाएंगे। तो पहले कौन है, वेलोसिटी v, फिर कौन है, b है, तो v से b के तरफ मोड़ोगे तो ऊपर जाएगा, यानी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन जो हो क्रॉस प्रोडक्ट के हिसाब से अपवर्ड जाएगा, ऐसे घुमाएंगे तो उंगली को ऐसे घुमाएंगे तो ऊपर जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और यही यदि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और बी मैग्नेटिक फील्ड इधर रहे और भी वेलोसिटी इधर, तो ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा, ठीक है, भी वेलोसिटी इधर। देखो तो यहां पर यदि क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो ऊपर जाना चाहिए, लेकिन चार्ज कैसा है, नेगेटिव, तो भी क्रॉस क्या आएगा, बी आएगा, तो किधर होना चाहिए, अपवर्ड, लेकिन नेगेटिव है तो अप का नेगेटिव डाउन चला जाएगा, तो फोर्स का डायरेक्शन कहां चला जाएगा, तो यहाँ पे नीचे चला जाएगा। हो गया ऐसा, दे दिया गया इस तरह। अब यहां पे डिस्कस करूं, F इज इक्वल टू क्यू भी बी क्या होगा, साइन थीटा होगा, यानी F इज इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा दे। अब क्या करोगे, B का यहां पर डायमेंशन लोगे, तो B का डायमेंशन लीजिएगा तो कितना होगा, F बाई क्यू भी साइन थीटा। हो गया ऐसा, यानी B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F बाई क्यू भी साइन थीटा। क्योंकि डायमेंशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला की जरूरत, तो फॉर्मूला लगा दिया, फोर्स का डायमेंशन लगा, एम एल टी पे पावर माइनस 2 आएगा। हो गया ऐसा, ये क्या है, चार्ज है, तो चार्ज का डायमेंशन क्या है, 80 आएगा। भी क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायमेंशन तो एल टी पे पावर -1 है। साइन थीटा है तो साइन थीटा का तो डायमेंशन होगा नहीं, वो डायमेंशन लेस है, खत्म हो जाए। अब देखिए बी क्या है,
एम एम अकेला है, ठीक है, एल और एल कैंसिल हो जाएगा तो एल पे पावर 0। देखिए टी पे पावर माइनस टी और टी ये खत्म हो जाएगा, टी पे पावर माइनस ए पे पावर +1 ऊपर चला जाएगा तो ए पे पावर -1। तो ये क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पर डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया बी, बी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक का ये डायमेंशन दे, ये चीजें हो गई। अब देखो आगे बढ़, नेक्स्ट देखिए आता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, जिसको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल भी बोलते हैं। फ्लेमिंग्स जो लेफ्ट हैंड थंब रूल है वो किस लिए है, तो जो मैग्नेटिक फोर्स लगा उस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर, मैग्नेटिक फोर्स किस पर, या तो मूविंग चार्ज पर या तो करंट कैरिंग वायर, क्योंकि दोनों में से किसी को भी मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। या तो मूविंग चार्ज को ले जाइए मैग्नेटिक, या तो करंट कैरिंग वायर को रखिए मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फोर्स वहां पर लगेगी। जिसको शो करने के लिए लेफ्ट हैंड थंब रूल लिया गया। ये देखो लेफ्ट हैंड है, उसके 3 फिंगर लो, इसको बोलते हैं थंब, इसको बोलते हैं 4 फिंगर, इसको बोलते हैं मिडिल फिंगर। तो तीनों फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलरली रखो, यानी म्यूचुअली परपेंडिकुलरली होल्ड करो, ठीक है। इस तरीके से होल्ड किया मैंने, देखिए ऐसे। तो ये है 4 फिंगर, इधर है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, यानी जिधर मैग्नेटिक फील्ड रहेगा उधर 4 फिंगर रख, और जिधर मोशन हो रहा है चार्ज का, या तो जिधर करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर वायर में उधर मिडिल फिंगर को रख। तो ये जो थंब है वो मैग्नेटिक फोर्स इंडिकेट करेगा, मैग्नेटिक फोर्स को इंडिकेट, यानी अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, है ना, stretch the thumb, forefinger and middle finger of your left hand such that they are mutually perpendicular. If the forefinger points in the direction of magnetic field, देखो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कौन, फोर फिंगर, ठीक है, इन द डायरेक्शन, एंड द मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और मोशन ऑफ चार्ज, यानी ये जो मिडिल फिंगर है वो करंट के डायरेक्शन में रहेगा, या तो जिधर मोशन हो रहा है चार्ज उधर इसका डायरेक्शन। Then the thumb will point in the direction of the force acting on the current conductor or moving charge, यानी जिधर करंट कंडक्टर वायर पे फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, या तो जिधर मोशन कर रहा है चार्ज पार्टिकल उधर शो, ठीक है, ये चीजें होती। अब देखो आगे बढ़, नेक्स्ट इसमें ये टेस्ट चार्ज देखो दे रखा है जो कि Q is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb is moving with velocity v, जो कितना है 2i कैप प्लस कितना है 3j कैप है, और ये क्या है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इज ये मैग्नेटिक फील्ड E और ये मैग्नेटिक B है जो कितना है, तो ये भी क्या लिखो 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है, इतना टेस्ला। फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स देना है, तो कैसे दो, यानी F लो, फार्मूला लगाओगे बेसिकली, तो Q इनटू क्या आएगा V क्रॉस B आएगा, V क्रॉस B हो। तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू को पुट करेंगे, लास्ट में करेंगे। अभी यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है, पहले किसका वेलोसिटी, तो 2i के प्लस 3j और क्रॉस कीजिए b का, तो b का कितना है 2i कैप प्लस क्या लिखोगे 3j कैप, हो गया ऐसा। अब देखिए q रहने, तो पहले 2i कैप
तो सेम का जीरो, सेम का यहां पर जीरो होता है। क्रॉस प्रोडक्ट 2i कैप क्रॉस 2i कैप, तो ऐसे 4 होता है और i क्रॉस i जीरो होता। अब देखो इसके पास आ जाए प्लस 3j कैप 2i कैप, क्योंकि 2i कैप इसके पास आ रहा है, तो 3 दूना 6 हो गई। जे कैप क्रॉस आई कैप, ठीक है, जे कैप है और क्रॉस आई कैप, तो ये हो जाएगा -k कैप हो गया। तो 2i कैप तो दोनों मल्टीपल हो गई। अब इसके पास है तो +6 हो जाएगा, 3 दूना 6। आई कैप क्रॉस जे कैप, तो ये +k कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप वाला यार, तो जीरो हो जाएगा। तो ये देखो यहां पर फोर्स इज इक्वल टू क्यू रहेगा इनटू, देखो जीरो प्लस जीरो तो जीरो होगा, -6k कैप +6k कैप, ये भी क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या आएगा, जीरो आएगा। फोर्स इज इक्वल टू क्या आएगा, यहां पर जीरो। ठीक है, अब आगे देखिए, ए प्रोटोन मूविंग अलोंग जेड एक्सिस विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी एक जो है प्रोटोन है मूव कर रहा है अलोंग जेड एक्सिस विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, वो किससे, कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। इफ ये मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड अलोंग एक्स एक्सिस, देन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन, देखिए डायरेक्शन, इधर का डायरेक्शन एक्स, इधर का डायरेक्शन वाई, और इधर का डायरेक्शन जेड, ठीक है। अब यहां पे समझ, ये प्रोटोन मूविंग अलोंग जेड एक्सिस प्लस ई मूव कर रहा है इधर कितना से, v वेलोसिटी से, ठीक है, v वेलोसिटी से दे दिया गया। अब देखो, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस कौन अप्लाई हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई, ठीक है। देन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन प्रोटोन, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या आ जाएगा, F क्यू इन क्या आएगा, तो यहाँ पे V क्रॉस, ठीक है। तो V क्रॉस B लीजिएगा तो V का डायरेक्शन इधर है और B का डायरेक्शन इधर है, तो B इधर है और V इधर है, B इधर है और V इधर है, तो V क्रॉस B करेंगे तो इधर जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये जो है ऊपर चला जाएगा, कौन, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन, यानी कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस, तो क्या बोलिए, अलोंग वाई एक्सिस, हो गया ऐसा, ये क्या हो जाएगा, अलोंग वाई एक्सिस हो गया ऐसा, अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, डायरेक्शन। अब देखो नेक्स्ट, यहां पर ये फिगर में दे रखा, तो यहां पे फोर्स इस पे बतानी, मैग्नेटिक फील्ड तो इनसाइड, ठीक है, तो बारी बारी से समझिए। सबसे पहले देखिए वेलोसिटी दे दिया, क्यू दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया। अब यहां पर जब सोल्व करोगे तो थीटा तो 90 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि फील्ड इनसाइड है और इस प्लेन में प्रोजेक्ट किया जा रहा है इस चार्ज पार्टिकल, तो यहां से F क्यू भी भी साइन थीटा मैं लगाऊंगा, जो मैग्नेटिक फोर्स की कंसेप्ट है, मैग्नेटिक फोर्स का कंसेप्ट। तो चार्ज की वैल्यू है कितना, 3.2 h इंटू 10 टू दी पावर -19, फिर वेलोसिटी लोगे तो वेलोसिटी की जो वैल्यू वो 3 इंटू 10 टू दी पावर 4 है, फिर क्या है, बी लोगे तो बी का वैल्यू 1 और इंटू साइन थीटा यानी साइन 90। अब देखो यहां से क्या लोगे, तो यहां से अब 3 मल्टीप्लाई करो तो 9.6, 10 टू दी पावर ये आ जाएगा -15 साइन 91, तो इतना न्यूटन,
तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, तो एफ की वैल्यू हो जाएगी, यानी एफ इज इक्वल टू 9.6 इंटू 10 टू द पावर -18। देखो नेक्स्ट, अब आता है केसेस, यानी जो मैग्नेटिक फोर्स है उससे रिलेटेड बातें करने वाले हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, स्पेशल केस नंबर 1, क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होना ये रिप्रेजेंट करना चाह रहा है कि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में एक चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूं, तो v और b 0 डिग्री पे हो। तो इस केस में मैग्नेटिक फोर्स लिखूंगा तो क्यू भी भी साइन 0 डिग्री, साइन 0 0 हो जाएगा, यानी यहां पर मैग्नेटिक फोर्स 0 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया एक्सेलरेशन 0, ठीक है, एक्सेलरेशन 0 मतलब भी कैसा रहा, कांस्टेंट रहा, एक बात। दूसरी बात पाथ की कीजिए, तो पाथ कैसा होगा, तो स्ट्रेट होगा, पाथ कैसा, तो स्ट्रेट हो गया। अब देखो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ये बी ले लीजिए, यहां पे चार्ज क्यू ले लीजिए, और ये अपोजिट डायरेक्शन में v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट, ठीक है। जैसे प्रोजेक्ट करोगे मतलब थीटा 180 डिग्री, तो f इज इक्वल टू क्यू भी बी साइन 180 डिग्री है। साइन 180 जीरो बना लेगा, यानी f इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 होगा ऐसा। तो f इज इक्वल टू, तो फिर वही बात, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा, और ये जो वेलोसिटी होगी वो कैसा होगी, कांस्टेंट होगी। पाथ कैसा होगा, तो पाथ जो होगा वो आपका स्ट्रेट होगा, पाथ जो होगी वो स्ट्रेट, ठीक है। अब देखो आगे नेक्स्ट, अब है इफ थीटा इज इक्वल टू 90, यानी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे अभी मैं प्रोजेक्शन बताऊंगा, तो 90 डिग्री पे प्रोजेक्शन करूंगा, मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और वो भी इनसाइड, तो सपोज कर लीजिए यहां पर देखिए ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड है, देखिए ये, और इसकी वैल्यू जो, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। अब यहां पर एक चार्ज पार्टिकल, ये प्लस क्यू चार्ज, इसको भी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट इस डायरेक्शन, ठीक है, भी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट है, और जैसे ही भी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट वैसे ही क्या हुआ, फील्ड अंदर, लेफ्ट हैंड थंब रूल लगाएंगे फ्लेमिंग जी का, फील्ड अंदर, वेलोसिटी ऊपर, फोर्स इधर, मैं 90 डिग्री पर लगा, तो वेलोसिटी के 90 डिग्री पर फोर्स लगता रहेगा, इसका मतलब है कि सर्कुलर मोशन, याद रखिए सर्कुलर मोशन होने वाला है, इसका मतलब सर्कल में पार्टिकल, क्योंकि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी और फोर्स 90 डिग्री पर होता है, तो जहां पे वेलोसिटी और फोर्स 90 डिग्री पर हो तो डेफिनेटली सर्कुलर मोशन हो, सर्कुलर मोशन मींस वेलोसिटी और फोर्स 90 डिग्री, और जिस समय वेलोसिटी और फोर्स 90 डिग्री पर हो तो डेफिनेट है कि कैसा मोशन होगा, सर्कुलर मोशन। तो अभी जो मोशन करने वाला है वो कैसा करने वाला है, सर्कुलर पाथ पे करने वाला, ठीक है, सर्कुलर पाथ पे। ये तो आपने देखा कि 0 डिग्री पर स्ट्रेट लाइन पाथ बनाया, 180 पर स्ट्रेट लाइन पाथ बनाया, लेकिन जब 90 डिग्री पे प्रोजेक्ट किए तो सर्कुलर पाथ बनाता है और इस तरीके से ऐसे घूमता है, ठीक है। जिस पाथ की मैं रेडियस की बात करूं, तो इस पाथ की रेडियस r है। अब देखो इसका मास सपोज दैट m है,
तो बाहर के तरफ जो फोर्स लगेगा सेंट्रीफ्यूगल वो mv²/r होगा, यानी सेंट्रीफ्यूगल mv²/r होगा। और इनसाइड वाट, इनसाइड जो लगेगा वो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, जो Fm होगा वो कितना होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम से जाना जाएगा, जो QVB sin 90 डिग्री, ये इक्वेशन फर्स्ट। और यहां से sin 90 डिग्री पर होगा तो Fm इज इक्वल टू sin 91 यानी QVB होगा, इक्वेशन नंबर ये सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, सेकेंड होगी। तो यहां से लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, और फर्स्ट और सेकेंड से अब चलोगे तो देखिए दोनों तो इक्वल ही है, इनसाइड और आउटसाइड, तो Fm इज इक्वल टू Fc हो, कंपेयर करने का, सेंट्रीफ्यूगल इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल, तो दोनों तो इक्वल है, ठीक है। तो इस तरीके से अंदर की तरफ Fm है जो mv²/r को बैलेंस कर रहा है, घुमा रहा है, तो अंदर की तरफ कितना है, QVB है मैग्नेटिक फोर्स, जो किसके इक्वल है, mv²/r के इक्वल है। अब देखिए V से ये कैंसिल, R इधर आएगा, जो mv/ ये QB आएगा, सो R इज इक्वल टू mv/QB, यानी रेडियस की जो बेसिक कंसेप्ट है वो mv/QB, और जहां पे mv को क्या लिखो, mv को P लिखो, और P को क्या लिखो, √2 इंटू काइनेटिक एनर्जी इंटू मास। फिर क्या लिखोगे, K के प्लेस पे K इज इक्वल टू चार्ज इंटू वोल्टेज होता है, तो P इज इक्वल टू √2QV और m होता है, हो गया ऐसा। अब देखो यहाँ पे रेडियस की मैं बात करूं तो रेडियस की जो बेसिक कंसेप्ट आ रहा है वो R इज इक्वल टू एक आ रहा है mv/QB आ रहा है, mv के जगह पे P बाई QB, या तो P के जगह पे √2km काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड बाई QB, या नहीं तो √2qvm और बाई क्या लिख दो, QB, हो गया ऐसा। अब यहां से हम लोग टाइम पीरियड लें, तो ये जो है टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल डिस्टेंस होगा 2πr, और बाई क्या होगा, स्पीड होगा, यानी टोटल डिस्टेंस एक बार घूमेगा तो 2πr, और बाई स्पीड ले लें तो v हो जाएगा, ठीक है, तो 2πr/v, तो t इज इक्वल टू 2π/v होगा, इंटू r ले लोगे तो रेडियस, तो ये कितना आएगा, mv/QB आएगा, ठीक है। तो यहां से v से v क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, सो t इज इक्वल टू 2πm आ जाएगा, और पाई क्या आ जाएगा, QB आ जाएगा। तो टाइम पीरियड का बेसिक कंसेप्ट है। अब देखो यहां से यूज करें तो ये क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आएगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी आ जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये इज इक्वल टू 1/टाइम, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम। अब देखो यहां से फ्रीक्वेंसी जब लिखूंगा तो 1/टाइम पीरियड, QB ऊपर चला जाए और बाई 2πm इनवर्स होता है। और एक बात बताइए यहाँ पे कि क्या टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड है, क्या फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी पे डिपेंड, प्रोजेक्शन वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं रहता, बस यहाँ पे सर्कुलेशन होनी चाहिए, सर्कुलेट करनी चाहिए, बस ये मैटर है, ठीक है। तो ये चीजें
हो गई किससे? मैग्नेटिक फील्ड से। अब देखो यहां पर मैं बात करूं नेक्स्ट, थ्री चार्ज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, ठीक है, आर प्रोजेक्टेड इन यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, then find ratio of their radii of circular tracks respectively if their projection velocity same, और उसका प्रोजेक्शन वेलोसिटी कैसा है, तो यहाँ पे सेम। अब बातें करनी है बारी बारी से। सबसे पहले देखिए, किसी का भी रेडियस निकालोगे जब सेम मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक यदि उसको प्रोजेक्ट किया जाएगा, ठीक है, तो वो 90 डिग्री पर परपेंडिकुलरली प्रोजेक्ट किया जाएगा सेम वेलोसिटी से, तो उसकी जो रेडियस की कंसेप्ट एम भी बाई क्यू। तो सबसे पहले क्या, और तो प्रोटॉन की जो चार्ज हो वो क्यूपी हो, जो ई हो, प्रोटॉन की जो मास होगी एम, उसको एम मान, और यहां से आर पी इज इक्वल टू क्या आएगा, एम भी बाई क्यूपी, यानी एम पी भी बाई क्यूपी भी हो, क्यूबी होता देखो, तो आरपी इज इक्वल टू प्रोटॉन वाला रेडियस एम भी बाई क्यूबी यानी ई, ये किससे रिलेटेड हो गया, तो प्रोटॉन से रिलेटेड। अब यहां पर मैं बात करूं और ड्यूट्रॉन, यानी ड्यूट्रॉन से रिलेटेड मैं बात, तो ड्यूट्रॉन से रिलेटेड क्या होगा, ड्यूट्रॉन होता क्या है, ड्यूट्रॉन होता है, देखिए हाइड्रोजन का H11 होता है, तो ये होता है प्रोटियम, और H12 होता है, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, और इसी के न्यूक्लियस को बोला जाता है ड्यूट्रॉन। तो इसके न्यूक्लियस में बात करें तो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, मतलब ड्यूट्रॉन की जो मास हो वो 2 प्रोटॉन के बराबर होगा, अप्रॉक्सिमेटली 2m, क्योंकि एक प्रोटॉन का मास एक है, तो यहाँ पर एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर डबल हो जाए। इसकी चार्ज की बात करें तो यहाँ पर न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन यानी प्लस, प्रोटॉन का ही चार्ज। अब यहां से रेडियस लगा दूं तो एम भी बाई क्यू भी यानी क्यू डी भी होगा, तो एम भी, तो ये कितना आ जाएगा 2m, और भी आ जाएगा बाई क्यू डी भी, तो ये क्या आएगा ई भी आएगा, तो ये आर डी आ गया, ठीक है, ये क्या हो गया आर। अब यहां से ये क्या आएगा 4, अवर आएगा यहां पर अल्फा, अल्फा पार्टिकल, ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल जब कंसीडर करो तो ये क्या आएगा एम अल्फा, जैसे न्यूट्रॉन हाइड्रोजन के लिए, ड्यूटेरियम के लिए, तो अल्फा जो पार्टिकल है वो हीलियम का न्यूक्लियस है, किसका न्यूक्लियस है, तो हीलियम का न्यूक्लियस है, तो ये हो गया एम। तो हीलियम का न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, यानी 4 प्रोटॉन, इसका चार्ज हो गया तो 2 प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल। अब यहां पर रेडियस की बात करें आर अल्फा, ठीक है, तो यहां से कितना आ जाए एम भी, एम अल्फा भी, क्यू अल्फा भी, तो ये हो जाएगा 4m इंटू भी बाई 2e, कैंसिल आउट कर दे तो आर अल्फा इज इक्वल क्या आ जाएगा 2m भी बाई p, हो गया। अब रेशियो यदि निकालना चाहते हैं तो यहां पर सिंपल एम भी बाई ई भी है,
ये क्या है, एम वी बाई डबल है, यानी इसका ड्यूटेरियम का जो न्यूट्रॉन का जो होगा डबल होगा प्रोटॉन, और हीलियम का भी जो होगा वो डबल होगा। तो इस तरीके से सबसे पहले बता दूं मैं कि न्यूट्रॉन का और अल्फा का तो इक्वल है, लेकिन ग्रेटर है, किसका ग्रेटर है, तो प्रोटॉन वाले का। तो इसका जब रेशियो निकालोगे आर पी आर डी सीरियल वे में आर, तो इसका तो 1 होगा, तो इसका 2 होगा। ठीक है, इस तरीके से देना। ठीक है, यानी कहने का मतलब हुआ यहां पर कि जो आर डी है और आर अल्फा है, यानी न्यूट्रॉन का और अल्फा का इक्वल है और डबल है किसका, प्रोटॉन। दोनों प्रोटॉन के रेडियस के डबल रेडियस बना रहा, जिसका यही जो है से आंसर आता। ठीक है, ये आंसर। तो यहां पर इस तरीके से आप रेडियस का फॉर्मूला निकाल सकते, आर इज इक्वल टू एम वी से। तो आज की क्लास जो है मैग्नेटिक फील्ड में इतना ही हुआ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।